प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय पूरा विश्व कोरोना की महामारी से ग्रसित है और इसके चलते आपकी क्लासेस हैं वो लेट ना हो, इसलिए शासन ने ऑनलाइन पढ़ाई करवाने का फैसला लिया है। तो ये एक इन्फेक्टेड डिसीज़ है, बीमारी है, और आप सभी साइंस के स्टूडेंट हैं, तो इससे जो है बच के रहें, घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस में रहें। तो बिना कुछ देर किए आइए शुरू करते हैं जीव विज्ञान कक्षा 11 की क्लास। तो बायोलॉजी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इकाई फर्स्ट जो है वो सजीव जगत की विविधता। इकाई फर्स्ट के अंतर्गत पहला चैप्टर है सजीव जगत। तो सजीव जगत ये शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जो है कुछ देख लेते हैं, बायोलॉजी का थोड़ा परिचय कर लेते हैं। तो जीव विज्ञान पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आपने कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 से आप विज्ञान पढ़ते चले आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं साइंस, SCIENCE साइंस। और विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री और जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। और सबसे पहली ये बात है कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं हमें उनकी अंग्रेजी में स्पेलिंग याद होनी चाहिए। तो विज्ञान 3 ब्रांच में बटा हुआ है। वैसे तो बहुत सारी ब्रांच हैं, लेकिन वैसे मुख्य जो है इसकी वो 3 ब्रांच ही हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आइए यहाँ पर हम जीव विज्ञान की बात करते हैं। तो जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान भी 2 ब्रांच में बटा हुआ है आपके यहाँ इंटर में: जंतु विज्ञान और दूसरा जो है वो वनस्पति विज्ञान है। पहले जंतु विज्ञान भाग 1 होता था हमारे यहाँ कक्षा 11 में, और वनस्पति विज्ञान भाग 2 होता था। लेकिन अभी कुछ 2-1 वर्षों पहले जो है उसको बोर्ड ने मिलाकर एक भी पेपर कर दिया है। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान हम दोनों यहाँ साथ साथ पढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं, और जीव विज्ञान के जनक जो हैं वो अरस्तू हैं। जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं, और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तू हैं। और वनस्पति विज्ञान, इसे अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं, और इसके जनक थियोफ्रेस्टस हैं। अब देखिए, बायोलॉजी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है: बायोस और लोगस। बायोस माने होता है जीवन, और लोगस माने होता है व्याख्या या ज्ञान। तो जीवन की व्याख्या करना है, जीवन के बारे में ज्ञान होना, उसे ही बायोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि ये जीव विज्ञान क्या है। दूसरा पॉइंट हुआ है हमारा कि सजीव क्या है। यहाँ पर देखिए जीव, तो जीव, सजीव, जीव उसे कहते हैं जो जीवित हो। जीव उसे कहते हैं जो जीवित हो। अब जीवित कौन? जिसमें जीवन चल रहा हो। अब जीवन किस में चलता है? तो जो कोशिकाएं होती हैं, हमारा शरीर या पौधों का शरीर जो है बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका के अंदर होता है जीव द्रव्य, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जो है वो निरंतर गति करता रहता है, निरंतर विभाजित होता रहता है। 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, इस तरीक़ा से कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। और ये इसका विभाजन कभी भी रुकता नहीं है। प्राणी अपने
मरने से पहले अपने जैसे नई संतान की उत्पत्ति कर लेता है, इसलिए ये निरंतर चलता रहता है, गति करता रहता है। तो जीव द्रव्य के एक निरंतर परिवर्तनशील अवस्था में रहता है, जिससे प्राणी वृद्धि करता है, जनन करता है, उपापचय एवं पर्यावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमताएं इसमें होती हैं, और ये लगातार जो है परिवर्तन करता रहता है, गति करता रहता है। तो ये जीव द्रव्य की जो गति है उसी को जीवन कहते हैं, और कहीं जीवन को दिखाया नहीं जा सकता है। कोई ये कहे कि भाई दिखाओ, लाओ लाइफ को दिखाओ, तो लाइफ क्या है, तो लाइफ को दिखाया नहीं जा सकता। हाँ, केवल यही कहा जा सकता है लाइफ के बारे में कि जो कोशिकाओं में जो जीव द्रव्य निरंतर गति करता रहता है वही जीवन है, और कहीं कोई जीवन नहीं। अब ये जीवित सेल जिसमें पाई जाती हैं वो सभी जीवित होते हैं। अब तो आगे आइए चलते हैं, सजीव क्या, ये बात हो गई। अब देखते हैं कि सजीवों के लक्षण क्या क्या होते हैं। सजीवों भाई कुछ तो लक्षण होंगे। तो पहला है कि इनका कोशिकीय संगठन होता है, इनकी आकृति एवं माप होती है, इनमें वृद्धि होती है, पोषण होता है, उपापचय होता है और श्वसन होता है। इनमें उत्सर्जन होता है, गमन होता है, संवेदनशीलता होती है, अनुकूलता होती है, जनन होता है, जीवन चक्र होता है इनका, और जैव विकास होता है। अब तो पहला पॉइंट देखते हैं, कोशिकीय संगठन। इनमें कोशिकाओं का संगठन होता है, कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गोल्गी काय है, प्रोटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, और ये सभी जो है कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। इनका एक निश्चित कोशिकीय संगठन होता है। और उसके बाद आकृति एवं माप, इनकी एक निश्चित आकृति एवं निश्चित एक माप होती है। दूसरा वृद्धि, कि सजीव जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं, इनमें ग्रोथ होती रहती है। दूसरा ये पोषण भी इनमें ये करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लेकर के अपना भोजन बनाते हैं पानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और दूसरा इनमें जब ये पोषण लेते हैं तो इनमें उपापचय क्रियाएं भी होती हैं, जिसके अंतर्गत भोजन पचता है, शरीर को लगता है, और श्वसन होता है। सांस लेते हैं, सांस छोड़ना ही श्वसन नहीं होता है, इसके अंतर्गत पूरे शरीर में ऑक्सीजन का जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का आना, उस ऑक्सीजन से भोजन के द्वारा जो एनर्जी जो छुपी होती है भोजन में, वो एनर्जी टूटती है, माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से वापस ये जो है हमारे शरीर को रिलीज होकर के मिलती है, जिससे हमारा शरीर कार्य करता है। उत्सर्जन, तो हर प्राणी कोई भी हो वो जब कुछ ना कुछ खाएगा तो भाई उसका जो है कुछ ना कुछ बहिष्कार भी करेगा। तो उत्सर्जन जो है वो प्राणियों में भी होता है, पौधों में भी होता है। प्राणियों में उत्सर्जन मल मूत्र पसीना इसके रूप में होता है, और पौधों में उत्सर्जन गोंद बसा रेजिन और बिंदु स्राव वगैरह ये इसके रूप में होता है। दूसरी बात यह है कि गमन, तो गमन जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जाने को गमन कहते हैं। तो प्राणी जो हैं वो गमन कर लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जाते हैं। और गमन के साथ साथ एक बात और आपको बता दें कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है गमन, और एक होता है गति। तो प्राणी जो सजीव हैं वो गमन और गति करते हैं। गमन वे उन्हें कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल कर जाएँ। तो प्राणी जितने भी हैं वो गमन कर लेते हैं, और वो गति भी कर सकते हैं, अपने शरीर को एक जगह रोककर शरीर के किसी अंग को हिला डुला सकते हैं, उसे कहते हैं गति। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर नहीं जा सकते हैं, वो केवल अपने शरीर को इधर से उधर हिला सकते हैं। तो पौधे में गति होती है, पौधे गति कर सकते हैं, गमन नहीं कर सकते हैं। दूसरा है संवेदनशीलता, प्राणियों का शरीर हवा पानी ठंड और ध्वनि इसके प्रति जो है संवेदनशील होता है। वातावरणीय घटनाएं होती हैं उनको महसूस करता है। पौधे भी संवेदनशील होते हैं, इनके प्रति छुई मुई देखा होगा आपने, छुई मुई जरा सा छू लो तो उसमें जो है पत्तियां उसकी सिकुड़ जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि पौधों में भी संवेदनशीलता होती है। दूसरा है अनुकूलता, भाई हर कोई अपना अनुकूलन रखना चाहता है वातावरण के प्रति,
वजह से वैसे ढाल लेता है। दूसरा, जनन, पौधे जनन करते हैं और जंतु भी जनन करते हैं। जनन सभी जीवों के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। अगर ये जनन नहीं करेंगे तो इनकी जो है आगे इनका वंश नहीं बढ़ेगा। जनन जो है वो किसी जीव जाति को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। जनन के अंतर्गत सभी जीव अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं। फिर बात आती है जीवन चक्र। तो जीवन चक्र तो हर जीव का एक छोटे से शुरू होता है और अंत में जाकर के जो है उसका जीवन चक्र समाप्त हो जाता है। फिर जैव विकास, तो हर प्राणी में, हर जीव जाति में कुछ ना कुछ जो है समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं, उसी को जैव विकास कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जीव जगत के 3 डोमेन। तो देखिए, जीव जगत के 3 डोमेन में पहला डोमेन माने होता है प्रदेश या अधिकार क्षेत्र, या जिस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो पहला है डोमेन आर्किया, या ये आर्किबैक्टीरिया भी कहते हैं। दूसरा डोमेन है बैक्टीरिया या यूकेबैक्टीरिया भी कहते हैं। डोमेन यूकेरिया या यूकेरियोटा भी इन्हें कहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए डायग्राम में जीवन के 3 डोमेन, डोमेन आर्किया, यूकेबैक्टीरिया और यूकेरिया। तो इसमें जो डोमेन, ये आप देखिए यहाँ पर थर्मोसाइट्स फिल्स, हेलोफिल्स में था जोनिस, और दूसरा यूबैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया और माइकोफिल्स आते हैं। और डोमेन यूकेरिया में या यूकेरियोटा में फंजाई आते हैं, प्लांट्स, एनिमल और प्रोटिस्ट आते हैं। अब आइए आपको एक बात और बता देते हैं। जो पहला है डोमेन आर्किया, आर्किबैक्टीरिया, इसके क्या हैं, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं जीव। नंबर पहला, ये अति आद्य जीव होते हैं। अति आद्य का मतलब होता है बहुत छोटे से शुरू होने वाले, प्रारंभिक अवस्था से शुरू होने वाले। दूसरा है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक प्रारंभिक कोशिकाएं, जिन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को प्रारंभिक कोशिकाएं भी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है, इनकी कोशिका कला शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं की बनी होती है और इन पर एंटीबायोटिक्स का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। इनका आरएनए बैक्टीरियल आरएनए से अलग प्रकार का होता है। आर्किया सामान्य जीवों की तुलना में अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण में रहते हैं, यानी उल्टे जो इनके अनुकूल वातावरण नहीं है ये उसमें भी रहते हैं। उदाहरण है मैथोजेंस, हेलोफाइल्स तथा हाइपर थर्मोफाइल्स। अब दूसरा डोमेन है बैक्टीरिया या यूबैक्टीरिया। तो इसके अंदर देखिए इनके क्या क्या लक्षण कौन कौन से आते हैं। पहला पॉइंट है, इनकी कोशिका कला ग्लिसरॉल से जुड़ी अशाखित वसा अम्ल की श्रृंखलाओं की बनी होती है। दूसरा है, इनकी कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकन्स की बनी होती है। तीसरा पॉइंट है, इनकी ये एंटीबायोटिक्स के प्रति संवेदनशील होते हैं। यूबैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आर्किबैक्टीरिया होते हैं उन पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं ये एंटीबायोटिक्स के प्रभाव से मर जाते हैं, पर संवेदनशील होते हैं। और इनके कोशिका द्रव्य में नग्न डीएनए अणु होता है और इनमें बैक्टीरियल राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। ये आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तीसरा है यूकेरिया, यूकेरियोटा। तो इनका पहला पॉइंट है, क्या लक्षण है इनके। पहला पॉइंट है, इनकी कोशिकाओं में यूकेरियोटिक संगठन होता है। यूकेरियोटिक संगठन, इनमें जो भी कोशिकांग होते हैं वो सभी स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं।
दूसरा पॉइंट, इनकी कोशिका झिल्ली बैक्टीरियल कोशिका कला के समान प्रोटीन, लिपिड्स, प्रोटीन्स की बनी त्रिस्तरीय झिल्ली होती है। तीसरा पॉइंट है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती किंतु पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें सेल वाल होती है और जो एनिमल सेल होती हैं उनमें सेल वाल नहीं पाई जाती है। ये जंतु कोशिका पादप कोशिका के बीच बहुत ही मुख्य डिफरेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। इसको कई बार अक्सर जो है प्रैक्टिकल में एग्जामिनर पूछ भी लेते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और छोटे मोटे कंपटीशन में भी ये आता भी है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। और चौथा पॉइंट है कि जो यूकेरिया हैं इन पर एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बैक्टीरिया हैं उन पर ही एंटीबायोटिक्स का प्रभाव होता है, शेष दो पर यूकेरिया और आर्किया इन पर कोई भी एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं होता है। पांचवा पॉइंट है अगला, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए तथा बेसिक प्रोटीन्स हिस्टोन का बना होता है। अगला है, यूकेरिया में राइबोसोम्स 80S प्रकार के होते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि जो इससे पहले वाला बैक्टीरिया था उसमें 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं और जो यूकेरिया होते हैं उसमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, और पहले चैप्टर में इतना ही और इसमें अभी कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी का जब क्लासें शुरू होंगी तब आपको जो है काफ़ी डिटेल में बताएंगे।